हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 8 के अभ्यास 8 को पूरा करेंगे, जिसमें हम बल एवं दाब के बारे में पढ़ेंगे। आप कक्षा 8 में सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती है। क्या आप बता सकते हैं कि हम ये कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक गति से गतिशील है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है। आप ये भी जानते हैं कि ज़मीन पर लुढ़कती हुई गेंद कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी ये अपनी गति की दिशा भी बदल लेती है। ये भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे होती है अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है। आइए प्रतिदिन कुछ अनुभवों को स्मरण करें। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं। किसी गतिशील गेंद को अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं। एक गोल रक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है। हॉकी खिलाड़ी हॉकी से प्रहार किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं। इन सभी परिस्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमी कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम प्राय कहते हैं कि गेंद को धक्का देते हैं और फेंकते हैं या ठोकर मारते हैं या फिर प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या है। जिन वस्तुओं पर ये लगाया जाता है उन पर क्या प्रभाव डालता है। तो इस अध्याय में हम ये सारे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। अब हम पढ़ेंगे बल अपकर्षण या अभिकर्षण के बारे में, जैसे कि उठना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्राय कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्राय वस्तु की गति में किस प्रकार परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि गोल को बचाते हुए हॉकी का खिलाड़ी गेंद पर प्रहार करते हुए, क्षेत्र रक्षक गेंद को रोकते हुए। तो आप सारणी क्रियाकलाप 8.1 देखिए। वस्तुओं की गति की सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप इनमें से कुछ ऐसी ही और अधिक स्थिति को जोड़ सकते हैं अथवा इन उदाहरणों में से कुछ को बदल सकते हैं। प्रत्येक का दशा में कार्य को धक्का देना अथवा खींचने के रूप में पहचानिए। सारणी में लिखिए। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण दिया गया है, जैसे मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो उसे धक्का देना होगा या फिर खींचना होगा या फिर उठाना होगा। तो अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों हैं। दरवाजे को खोलना या बंद करने के लिए हमें क्या करना होगा। उसे धक्का दे सकते हैं या फिर खींच सकते हैं। तो कार्य को व्यक्त कर सकते हैं अपकर्षण या अभिकर्षण के द्वारा। ठीक है। तो इस पूरी सारणी को आप देख लीजिए। क्या आपने ध्यान दिया है कि इनमें प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण मतलब खींचना, अपकर्षण मतलब धक्का देना दोनों रूपों में किया जाता है। अभिकर्षण मतलब खींचना, अपकर्षण मतलब धक्का देना दोनों रूपों में व्यक्त किया जाता है। क्या हम इनसे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना, आकर्षित करना या खींचना, अभिकर्षित करना पड़ता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के अभिकर्षण या खिंचाव अपकर्षण है ना। किसी धक्के अभिकर्षण या फिर यहाँ पर धक्का देना तो होगा अपकर्षण और खिंचाव होगा अभिकर्षण को बल कहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगाने के कारण होती है। परंतु वस्तु पर बल कब लगता है, आइए ज्ञात कीजिए। तो मैंने कक्षा 6 में पढ़ा है कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या आकर्षण भी एक खिंचाव अभिकर्षण है। किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं। ये खिंचाव अभिकर्षण या धक्का अपकर्षण है। बल अन्योन्य क्रिया। तो यहाँ हम देखेंगे बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। जैसे जो हमारा
दाब होता है ना, बल एवं दाब के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो बल है वो अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार में गति आएगी? तो बिल्कुल नहीं। कोई व्यक्ति है वो किसी कार के पीछे खड़ा है, तो क्या कार में कोई गति होगी? तो बिल्कुल नहीं। मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करे, अर्थात इस पर बल लगता है। अर्थात इस पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर देती है। तो हाँ, अगर कार को धक्का दिया जाए तो उसमें गति हो सकती है। ध्यान दीजिए, अन्योन्य क्रिया नहीं हो रही यहाँ पर, मतलब बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। देखिए, कार के पीछे व्यक्ति खड़ा है तो अन्योन्य क्रिया नहीं हो रही है, लेकिन ये इसे धक्का दे रहा है तो यहाँ पर अन्योन्य क्रिया हो रही है। कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। यहाँ देखिए 2 लड़कियां हैं, कौन किसे धकेल रहा है? तो इसमें क्या हो रही है? अन्योन्य क्रिया हो रही है। तीन स्थितियाँ दर्शाता है जिसमें संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन किसे खींच रहा है, कौन धक्का दे रहा है? दोनों लड़कियां एक दूसरे को खींच रही है, मतलब यहाँ अन्योन्य क्रिया हो रही है, धक्का देती हुई प्रतीत होती है। चित्र में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। इस प्रकार गाय तथा आदमी को एक दूसरे को खींचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही है। क्या ये बात आदमी अथवा गाय पर भी लागू होती है? तो बिल्कुल। इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं पर अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। जैसे अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है कि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है। जैसे हम दीवार को जब हम किसी को जैसे अन्योन्य क्रिया को आप ऐसे उदाहरणों से समझ सकते हैं। इस प्रकार 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण बल लगता है। जैसे आप दीवार पर धक्का मारते हो तो दीवार भी उतना ही बल आपके हाथ पर लगाती है, पर आपको जोर से मारोगे तो उतना ही बल दीवार आपके हाथ पर लगाएगी, तभी तो आपको हाथ पर दर्द होगा। इस प्रकार 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण आप उनके बीच लगने वाले बल का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर आप बलों की खोजबीन के बारे में पढ़ेंगे। आइए बलों के बारे में कुछ सीखने का प्रयत्न करते हैं। क्रियाकलाप 8.2 कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए, जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकते हैं। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इसे खींच पाते हैं? अब अपने किसी मित्र को कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में सहायता करे। क्या अब इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तो उसको खिसकाना, जब वो दोनों एक ही दिशा में प्रयत्न करेंगे तो उसको खिसकाना आसान हो जाएगा। अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए। अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र को कहिए कि वे विपरीत दिशा से धकेले। क्या वस्तु गतिमान होगी? वस्तु गतिमान होती है। यदि गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? तो वस्तु यहाँ पर दोनों एक साइड बल लगा रहे हैं तो वस्तु गतिमान हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर विपरीत दिशा में बल लग रहा है। क्या आपने कभी रस्साकसी का खेल देखा है, जिस खेल में दो टोलियाँ एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती है। दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। तो आपने ऐसा गेम कभी खेला होगा। रस्सा बिल्कुल नहीं खींच सकता। क्या चित्र 8.3 में दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है? जो टोली अधिक जोर से खींचती है, अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही खेल में विजय हो जाती है। ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? तो किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अब स्मरण कीजिए क्रियाकलाप 8.2 को। जब आपके और आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला तो क्या हुआ? तो उसमें गति हो गई। किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला बल कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। जैसे
किसी वस्तु पर दो बल जब विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला जो कुल नेट बल होता है वो दोनों बल जो होते हैं उनके अंतर के बराबर होता है। क्रियाकलाप 8.2 में जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे हैं तो आपने क्या देखा? स्मरण कीजिए कि रस्साकसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से को बराबर बल लगा कर खींचती है तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता। इस प्रकार हमने सीखा कि बल एक दूसरे से बड़ा या छोटा या बराबर हो सकता है। बल एक दूसरे से या तो कोई ज़्यादा बल लगा देगा या फिर कम या फिर बराबर। तो बल बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्राय इसके परिणाम से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय उसे दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है। तो ये एक सदिश राशि है। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण ये सब सदिश राशि हैं। जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं वो क्या होती है? सदिश राशि। और जिसमें केवल परिणाम होता है अदिश राशि होती है। बल के बारे में बताते समय उसकी दिशा का भी उल्लेख करना आवश्यक है जिसमें बल कार्य कर रहा है। यदि यह भी याद रखिए कि यदि लगाए गए बल की दिशा या परिणाम में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। इसका अर्थ यह है कि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हैं तो उन पर लगने वाला नेट बल 0 होगा। सामान्य रूप से किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं तथापि वस्तु पर इसका नेट बल के कारण ही हो सकता है। सामान्य रूप से यदि हम बात करें तो कोई जब वस्तु होती है उस पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं तथापि वस्तु पर इनका जो प्रभाव होता है वो वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। जैसे मान लो कि जब दो जने बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पर और दोनों ने बराबर बल लगाया तो जो उसका जो प्रभाव नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा? तो 0 होगा। या फिर नेट बल उन पर जो प्रभाव देखने को मिलता है वो नेट बल के कारण ही होता है। बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। जिधर हम वस्तु पर बल लगाते हैं वो उसी दिशा में गति करती है।